और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। उत्तराखंड के काशीपुर में सरिता चौहान का परिवार एक खुशहाल परिवार था। वो वहां अपने पति रजनीश चौहान और 2 बेटों रोहन और युगांक के साथ रहती थी। 3 साल पहले 6 अप्रैल की दोपहर जब उसके दोनों बेटे स्कूल से लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि हेलमेट लगाए एक आदमी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा है, जो कि उन दोनों बच्चों को देखकर भाग गया। सहमे हुए बच्चे अंदर पहुंचे तो देखा कि बाथरूम में उनकी मां खून से लथपथ पड़ी हुई है। शोर मचाने पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और यह कंफर्म किया गया कि सरिता दुनिया छोड़ चुकी है। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही सरिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़े बेटे रोहन ने जो कुछ देखा वो पुलिस को बता दिया। दोनों बच्चे बुरी तरह से सदमे में थे, इसलिए पुलिस ने उनको ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया। उस समय पुलिस ने इस रहस्य का पर्दाफाश करने में पूरी कोशिश की, मगर कुछ सफलता हाथ नहीं आई। 3 साल बीत गए और इस बीच एसएसपी कोतवाल और सीओ का भी ट्रांसफर हो गया। इसके बाद एसएसपी डॉक्टर जगदीश चंद्रा, सीओ राजेश भट्ट और कोतवाल आईपीएस रचिता जुयाल ने इस कांड की एक नए सिरे से जांच करने का फैसला लिया। सुनने में आता है कि आईपीएस रचिता के कार्यकाल में रहते हुए पुलिस इस हत्याकांड के करीब पहुंची थी और उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद नई कोतवाल चंचल शर्मा ने इस मिस्ट्री को सुलझाने का निर्णय लिया और पूरा पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2.5 साल बाद सरिता के चचेरे देवर दर्पण को पकड़ा, जो कि धामपुर के सलेम सराय में रहता है और सरिता से वन साइडेड लव करता था। वो बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी है और आरडी मेमोरियल डिग्री कॉलेज धामपुर में टीचर है। सरिता बहुत रिजर्व नेचर की थी और अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन रजनीश के चचेरे भाई दर्पण से उसकी अक्सर बात होती रहती थी और इसी के चलते दर्पण को सरिता से प्यार हो गया था। एसएसपी जगदीश चंद्रा ने बताया कि 4 अप्रैल 2015 को दर्पण रजनीश के घर आया था। रात में रजनीश के ड्यूटी पर जाने के बाद दर्पण ने सरिता के कमरे में जाकर उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिस पर सरिता ने उसको कमरे से भगा दिया और कमरा बंद कर लिया। 5 अप्रैल की सुबह सरिता ने रजनीश को उसके चचेरे भाई को कहीं और कमरा दिलाने की बात भी कही थी। अब दर्पण को डर था कि सरिता ये सारी बातें कहीं अपने पति को न बता दे, इसलिए उसने सरिता का ही खात्मा करने का निर्णय कर लिया। 6 अप्रैल को दर्पण को एक इंटरव्यू देने के लिए जाना था, इसलिए वो इंटरव्यू के साथ ही सरिता को खत्म करने का प्लान बनाकर निकला। उस दिन वो पहले मड़ुआ खेड़ागंज की एक माल्ट कंपनी में इंटरव्यू देने गया। वहां से लौटकर आने पर उसने सरिता की हत्या की और फिर वापस इंटरव्यू देने चला गया। घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसने घर का सामान इधर उधर फेंक दिया और अलमारी से जेवर उठा लिए। 7 को वो वहां से धामपुर चला गया। इस बीच उसने खून से सने अपने कपड़े, जैकेट और चाकू बैग के साथ ही अफजलगढ़ के पास फेंक दिए। दर्पण के घर से पुलिस को चुराई हुई चेन भी बरामद हो गई थी। धामपुर निवासी दर्पण उस समय नौकरी की तलाश में था और काशीपुर में रजनीश के घर में रुका हुआ था। उसकी सरिता से पहले से ही फोन पर बात होती रहती थी और यहाँ आने के बाद वो इस फिराक में था कि किसी तरह सरिता के साथ संबंध बना सके। उसे ये भ्रम था कि शायद सरिता भी उसको चाहती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। 4 अप्रैल को जब रजनीश को नाइट ड्यूटी करनी थी तो वो नौकरी के लिए निकल गया और तब दर्पण ने सरिता के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसके बाद सरिता ने उसको जोर से डांट दिया और अपने आप को भी एक कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन जब रजनीश वापस घर पहुंचा तो उसको दर्पण के व्यवहार में कुछ फर्क महसूस हुआ, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। सरिता ने भी रजनीश को कुछ भी नहीं बताया। सरिता ने रजनीश को बोला था कि वो दर्पण से कहीं और किराए पर जाकर रहने को बोले। हालांकि वो इस बात को रजनीश से छिपा गई कि असल में हुआ क्या था। इसके अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल को दर्पण ने गौतम नगर में कमरा ले लिया और वहीं जाकर शिफ्ट हो गया। 6 अप्रैल को वो फिर से मड़ुआ खेड़ागंज की उस फैक्ट्री में गया और प्लान के तहत रजिस्टर में साइन करके वहां से गायब हो गया और सरिता के घर आ गया और वारदात को अंजाम दे डाला। सरिता के बेटे उस समय 12 साल और 6 साल के थे। रोहन ने दर्पण को देख लिया था जब वो हेलमेट लगाया था और अलमारी से जेवर चोरी कर रहा था। चूंकि बच्चे घटना से उस समय बुरी तरह से सदमे में थे, इसलिए पुलिस उन पर कातिल को पहचानने का दबाव नहीं डाल पाई।
मगर घटना का लंबा समय बीत जाने के बाद जब एक बार फिर से पुलिस ने बच्चों की काउंसलिंग कराई तो कातिल का हुलिया सामने आ गया। दोनों बच्चों के बयान से दर्पण को बाइक पर आते हुए दिखना, कपड़ों का रंग और बॉडी शेप का पता चला तो पुलिस ने दर्पण को धर दबोचा।